Hello and welcome dear students. Here I have come up again with yet another video of class 10 social science. Here we'll start the chapter Indian democracy of polity. ठीक है, आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो है इंडियन डेमोक्रेसी. Yes, the chapter said हम लोग को क्या करना है, डेमोक्रेसी पढ़नी है. ठीक है, तो पहले हम डेमोक्रेसी होता क्या है उस शब्द को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. क्या समझना है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इट्स ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्या है? इट्स ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट इज एडमिनिस्टर्ड एंड रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कॉमन पीपल. मतलब गवर्नमेंट इज रूल्ड by the representative of common people. ठीक है, क्लियर है? इसे ही हम लोग कहेंगे डेमोक्रेसी. अमेरिका के जो 16th प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, इन्होंने डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन दिया था, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. मतलब एक ऐसा सरकार या ऐसा गवर्नमेंट जो इंसान खुद बनाता है, बाय द पीपल, उनका खुद के लिए, ताकि वो रूल कर पाए. गवर्नमेंट कैन रूल फॉर देम एंड ऑफ द पीपल, उन्हीं के द्वारा. ठीक है, सो डेमोक्रेसी आपको समझ में आई. फिर और एक शब्द जो आपको पता होना चाहिए, विच इज ए कॉन्स्टिट्यूशन. अभी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इट्स ए सेक्रेट बुक बोल सकते हैं, एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं. इट्स ए सेक्रेट, वी कैन से सेक्रेट डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है which contains all the rules and regulations in order to run a government, in order to administer a government. किसी भी देश की एक सरकार चलाने के लिए जो कुछ नीति, कुछ नियम, कुछ लॉज इंपॉर्टेंट है, एक डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे. Both the concept democracy and constitution are complementary to each other. एक दूसरे को complement करते हैं. आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते that democracy prevails without constitution, या फिर constitution is there but democracy do not exist. दोनों है. ठीक है, एक दूसरे को complement करते हैं दोनों. सो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में constitution पहले से था या डेमोक्रेसी पहले से थी. जब भारत का आजाद होने की मतलब बात शुरू हो गई थी 1945 में, ब्रिटेन में एक पार्टी जीत के आती है, उस पार्टी का नाम है लेबर पार्टी. ठीक है, ब्रिटेन में दो पार्टी तब थी, लेबर एंड पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी. तो लेबर पार्टी जीत के आती है. उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को भेजा जाता है ताकि भारत में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा सके जिसके द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप किया जा सके, ताकि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हो और उनके द्वारा भारत को रूल करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए. मतलब तब से ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया था देन दे वुड हैव टू लीव इंडिया एंड बिफोर ट्रांसफरिंग द पावर. मतलब ब्रिटेन के गवर्नमेंट से जब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर हो रहा था, उससे पहले वो लोग चाहते थे कि भारत में एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को भेजा गया. उसी के तहत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होती है और पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सिटिंग होती है, मतलब मीटिंग होता है 9 दिसंबर 1946 को. और उस मीटिंग के जो टेम्पररी चेयरमैन बनते हैं या टेम्पररी आपका प्रेसिडेंट बनते हैं, उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो पहले मीटिंग का प्रिसाइड ओवर करते हैं. और बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, यहां से क्वेश्चन एराइज होता है, आपका एमसीक्यू आ सकता है. यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कम से कम 11 मीटिंग होता है.
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना जो ड्राफ्टिंग, ठीक है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया 29 अगस्त 1946 को, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब ड्राफ्ट करने के लिए, लिखने के लिए। क्लियर? ड्राफ्टिंग कमेटी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कहते हैं, जो 1947 से लगभग 1950 तक रूल कर रही थी। ट्रांसफर ऑफ पावर 15 अगस्त 1947 को हो गया था, बट तब हमारे देश में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था। तब गवर्नमेंट को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही काम करती थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, और जब जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने साइन किया, सो वी इंडियंस हैड अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949। ठीक है, लगभग कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते हुए? 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगा, लगभग मान सकते हैं 3 साल का वक्त लगा। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आइडियल्स, किस पिलर्स या किस बेसिस के ऊपर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस है। कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले आपको एक चीज समझना चाहिए, विच इज प्रीएम्बल। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? प्रीएम्बल। देखिए, कोई भी किताब जब हम खरीदते हैं, डेफिनेटली वी लुक इनटू द प्रीफेस, प्रीफेस देखते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कंटेंट। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस बुक में क्या है, किस बारे में यह बुक है, क्या क्या उसमें लिखा गया है, किस दिशा में इसकी नॉलेज जा रही है। ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? इट इज एक्चुअली इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो ये है हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रीएम्बल। पर इसमें थोड़ा चेंजेस है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में ये सारे वर्ड्स था नहीं, कुछ शब्द बाद में जुड़ा गया है। ओके, वो हम देखेंगे कौन सा शब्द जुड़ा गया है। हाउ डज द प्रीएम्बल गोस लाइक? देखिए, पहले ही बताया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब भारत में जो भी सरकार आएंगी या जो भी गवर्नमेंट होगा, उसका जो पावर या अथॉरिटी का सोर्स होगा वो होगा कॉमन पीपल। कॉमन पीपल, याद रखना, ये पहला लाइन से पता चलता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हम भारत के निवासी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग solemnly resolved, हम ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, और इसके तहत हम अपने देश को क्या बना रहे हैं? सॉवरेन बना रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं ये जो शब्द आया है, इन सब का अर्थ क्या है। सॉवरेन, सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। याद रखना, सुप्रीम अथॉरिटी। इसका मतलब भारत पूरी तरीके से जो पावर भारत में है वो सुप्रीम है। देयर इज नो एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल या फिर फॉरेन पावर, by which our country is ruled. Country India is ruled. बात समझ में आ गई? इसी का मतलब है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी मतलब भारत में अपने पास खुद पूरा अधिकार है, कोई भी डिसीजन वो ले सकता है। इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल पावर इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। समझ में आया? नेक्स्ट शब्द है सोशलिस्ट। ठीक है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को दो शब्द जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। एक शब्द है आपका सोशलिस्ट, दूसरा है सेकुलर, जो बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1976 को किया गया और उसी के तहत ये 10 शब्द जोड़े गए। एक है सोशलिस्ट, दूसरा है सेकुलर। सोशलिस्ट का मतलब है कि भारत में सभी तरीके की इक्वालिटी रहेगी इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जितने भी अपॉर्चुनिटीज होगा, जितने भी प्रोडक्शन सेंटर होगा, सब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होगा। मतलब इक्वालिटी, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, हर सबको समान अधिकार मिलेगा। इसी चीज का नाम है सोशलिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है सेकुलर। इसका मतलब क्या है? इंडिया डू नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन। भारत का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया डू नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन। ठीक है। बट जितने भी रिलीजियंस भारत में रहते हैं, हमारे देश का जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, उसमें से आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन की बात किया गया है। मतलब भारत में रहने वाला हर कोई अपने हिसाब से अपना धर्म को प्रोफेस कर सकता है, मान सकता है, प्रोपागेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सरकार अगर किसी धर्म में कोई ऐसे चीज है जिससे राइट टू इक्वालिटी को खतरा हो, ठीक है, तब जाके सरकार इंटरफेयर करेगी। अदरवाइज सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। सरकार का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। फिर बोला डेमोक्रेटिक। हमारा भारत का जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मतलब जो गवर्नमेंट हम चुनते हैं, इट इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का गवर्नमेंट है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इट इज द गवर्नमेंट फॉर्म बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डू रिमेंबर। ठीक है। फिर बोला गया है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब यह होता है दैट द हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, भारत के हिसाब से वो कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? आपका प्रेसिडेंट। उनका जो सीट होगा वो हेरिडिटरी नहीं होगा। प्रेसिडेंट, जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट का जो सीट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जितने भी एमपीज है और एमएलएस है वो इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। हमारे देश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है प्रेसिडेंट, उसी चीज का नाम है रिपब्लिक। फिर बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ये तो आइडियल समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस, मतलब सबको समान का जस्टिस मिलना चाहिए। सोशल जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। लिबर्टी, सबको थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का क्या है? लिबर्टी रहेगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। बिलीफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। ठीक है। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स, इसमें दिया गया है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर का स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी का मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सब में एक भाईचारा रहेगा। कोई किसी के ऊपर मतलब कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर कोई भी डोमिनेशन नहीं दिखाएगा। दैट इज फ्रेटर्निटी। ओके। और फिर बोला जाता है कि दिस 26 डे नवंबर 1949 हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है। क्लियर? यहां पर लिखा गया है वही चीज जो सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनिटी, ये पहले नहीं था। ये 3 शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976 में जोड़ा गया है। आई थिंक प्रियम्बल आप सबको क्लियर हो गया। अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है आप मुझे बोल देना, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी था, उनमें कौन कौन से मेंबर्स थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है जिन लोगों ने हैंड रिटन, हाथों से लिखा है। एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव एंड डीपी खैतान। इट डजंट मीन से हाथों से लिखा है, उन्होंने पूरी तरीके से बनाया
लिखने वाला हाथ किसी और का ही था, ठीक है, उनका नाम था नंदलाल बोस। फिर अभी हम लोग पढ़ते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, एक्चुअली जो प्रियम्बल में जो जो बातें लिखा गया है, ये सारे बातें पंडित नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने एक कुछ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट किया 22 जनवरी 1947 को। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट बातें थी, क्या क्या था? इक्वालिटी, सबको बराबर का अधिकार, लिबर्टी, सबको जीने का हक, अपने हिसाब से चलने का हक, डेमोक्रेसी, सॉवरेंटी, फेटर्निटी, ये सब बताया गया था, ठीक है। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड बाय पंडित नेहरू अगर देखें तो पहला बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली is determined to declare India as a independent sovereign republic, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत को एक इंडिपेंडेंट शब्द तो बाद में हटाया गया, सॉवरेन रिपब्लिक मतलब भारत के ऊपर किसी फॉरेन कंट्री का कंट्रोल नहीं रहेगा, भारत अपना डिसीजन खुद लेगा। इसी चीज को इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कि भारत के पास अपना खुद का डिसीजन लेने का हक है, इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत जो होगा ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स विद इन ब्रिटिश रूल इंडियन टेरिटोरी, और वो प्रिंसली स्टेट्स जो भारत के टेरिटोरी को ज्वाइन करेंगे बाद में, ठीक। फिर बताया गया, देखिए, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगा, रिलीजियस लिबर्टी सबके पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये मेजर, यहां पर यह भी मेजर होगा कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, उनका या माइनॉरिटी पीपल, उनको सेफगार्ड दिया जाएगा, उनका प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी अभी है, उनका अपलिफ्टमेंट के लिए ही ये पॉलिसीज है, एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड द माइनॉरिटी ग्रुप्स। इंपॉर्टेंस दिया जाएगा ताकि सबका फ्रीडम, सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया शैल एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन देगा फॉर कोर्डियल इंटरनेशनल रिलेशन, ताकि पूरे वर्ल्ड का पीस और वेलफेयर ऑफ द पीपल मेंटेन हो सके। भारत का जो सोर्स ऑफ पावर होगा वो उनके लोग होंगे, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट रन होता है, पर गवर्नमेंट को पावर कौन प्रोवाइड करता है? वी द पीपल हु वोट। हम वोट देते हैं तभी जाके गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अभी जो इलेक्शन चल रहा है लोकसभा का, अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है ना, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, तो लोग वोट करेंगे 2024। वोट करने से जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी उसका जो लीडर होगा वही बनेगा प्राइम मिनिस्टर, isn't it? द इंडिजिनियस प्रिंसली स्टेट्स जो भारत को ज्वाइन करेंगे, उन्हें बताया गया कि वो लोग ऑटोनॉमी या सेल्फ गवर्नेंस कर सकते हैं बाद, लेकिन ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया। ओके, मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैनिफेस्टेड द aforesaid resolution of Pandit Nehru as the main basis, thereby giving due importance to the ideals and legacy of thousands of years of Indian culture and civilizations and traditions। ठीक है, अभी पढ़ते हैं, चलो, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो शब्द फेडरेशन है ये लैटिन वर्ड फेडस से आया है, जिसका मीनिंग कोई एक एग्रीमेंट या ट्रिटी। भारत के केस में अगर देखें, फेडरेशन का मतलब सॉवरेन पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास भी हो और रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास है भी हो। यह तो ऐसा बात नहीं है कि भारत में फेडरेशन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वाज ऑलरेडी प्रिवेलेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो पार्लियामेंट, इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने पास किया था, फेडरेशन सिस्टम ऑलरेडी था, क्योंकि उधर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट तो था ही, यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं।
पहली बार जो फेडरेशन या फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया वो यूएसए में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसीलिए यूएसए को कहा जाता है होमलैंड ऑफ फेडरेशन। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी होती है या रीजनल गवर्नमेंट भी होती है, और दोनों के पास अपना अपना ऑटोनॉमी होता है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होता है, खुद का पावर्स होता है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वेयर देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड यूनियन गवर्नमेंट, बट हमारा जो फेडरेशन है वो ज्यादातर कैनाडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, विच इज फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, ये जो वर्ड फेडरेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसके बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन फेडरेशन हमारे देश में जो है वो यूएस का फेडरेशन नहीं है, बिकॉज इंडिया को डिक्लेयर किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 में बताया गया है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें बताया गया है इंडिया दैट इज भारत विच शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब बहुत सारा जो प्रोविंसेस थे सब मिलके एक यूनियन बना, एक कंट्री बना, एक देश बना, जिसका नाम है भारत या इंडिया। ओके, कभी कभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारा जो फेडरेशन है इट इज मोर ऑफ यूनिटरी इन नेचर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। कभी कभी जो जितने भी लर्न्ड मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोग कहते हैं कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है विच इज क्वासी फेडरल या पिकुलियर फेडरेशन, सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन, फेडरेशन इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। कारण क्या है? क्योंकि इंडिया जब बना था, अगर ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता तब उनके अंदर सिसेशनिस्ट टेंडेंसीज, भारत के यूनियन से बाहर जाने का टेंडेंसी क्रिएट होता, तो भारत अपने आप को इंटेग्रिटी के तहत अभी तक नहीं चल पाता, भारत का इंटीग्रेशन टूट जाता। यही एक मेन कारण है कि यूनिटरी बायस, इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट यूनिटरी बायस, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं। देखिए, फेडरल फीचर्स अगर बताए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन गवर्नमेंट का, पहला तो सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट बताया गया है, एक है स्टेट लिस्ट, एक है आपका यूनियन लिस्ट और दूसरा है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ऑटोनॉमी है, स्टेट गवर्नमेंट्स कि वो खुद गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ऑटोनॉमी है। और अगर हम कुछ यूनिटरी फीचर्स की बात करें, भारत में क्या चलता है? सिंगल सिटीजनशिप। पर अमेरिका में क्या होता है, आप अगर किसी प्रांत मतलब किसी स्टेट के सिटीजन हो तो वहां का भी सिटीजन हो आप कहलाओगे और पूरे यूएसए का भी सिटीजन कहलाओगे। लेकिन भारत में आप कहीं भी किसी भी प्रांत में रहते हो, सिटीजन तो सिर्फ आप भारत का ही कहलाओगे, सिंगल सिटीजनशिप। दूसरा, अगर यूनिटरी बायस अगर हम देखें तो उसमें है गवर्नर। हर एक स्टेट के पास अपना खुद का गवर्नमेंट फॉर्म करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन देती है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नर, जो हर एक स्टेट में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से ऑब्जर्व करती है हर एक स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद आप मान सकते हैं आर्टिकल 312 में लिखा गया है ऑल इंडिया सर्विसेज,
ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसके तहत आपका आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, आईआरएस आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यूपीएससी उनको परीक्षा लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंटमेंट देती है, बट दे वर्क ऑन स्टेट, दे वर्क अंडर स्टेट। सो इसके तहत हमें मालूम पड़ा कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ज्यादा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जहां पर हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक बॉडी या एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो चुन के आती है विद द हेल्प ऑफ पीपल्स वोट, एंड दिस बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कॉमन पीपल। जैसे अभी जो एक इलेक्शन चल रहा है लोकसभा का, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है देख लीजिए। एक तरफ होता है लोकसभा, एक तरफ होता है राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल जिसे बोलते हैं लोअर हाउस, और एक तरफ होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जहां पर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के पास इतना पावर दिया गया कि वो पूरे देश को चला सके, लेकिन वो पावर कौन देता है? कॉमन पीपल बाय मींस ऑफ देयर वोट। ठीक है, इसी पार्लियामेंट को अमेरिका में कहा जाता है कांग्रेस, भारत और इंग्लैंड में कहा जाता है पार्लियामेंट। ठीक है, हमारे पार्लियामेंट में मैं बता चुका हूं क्या क्या है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मेन डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ इंग्लैंड, जो आपके बुक में है। ऐसे इस में पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, बट सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने बताया है। सो लेट अस find out the key difference between the parliamentary democratic system of India and that of England। पहला जो कोर डिफरेंस अगर देखे तो वो है कि इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया को रिपब्लिक बनाता है। इसका मतलब यह है कि भारत के जो स्टेट हेड होंगे उनको इनडायरेक्टली चुना जाता है, इलेक्टेड, सिलेक्टेड नहीं है। वेयर एज इंग्लैंड का जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनका जो पोजीशन होता है वो हेरिडिटरी होता है, किंग होते हैं या क्वीन होता है, विच इज हेरिडिटरी। मतलब जैसे रिसेंटली मर गए थे क्वीन एलिजाबेथ, उनके पास बाद जो अभी उनके बेटे हैं या उनके जो परपोते हैं, पोते हैं, पॉल, वही बने हैं ब्रिटेन के हेड। ठीक है, सेकंड अगर देखें तो भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर एंड कंपोजिशन और पैटर्न ऑफ अपर हाउस पूरी तरीके से अपर हाउस ऑफ द इंग्लैंड से पूरा अलग है। हमारे इधर जो अपर हाउस है जिसे हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, इसका भी इलेक्शन होता है और हर एक स्टेट से जो भी एमएलएस है वो लोग वोट करके राज्यसभा में एमपीस को भेजते हैं। पर जो ब्रिटेन है वहां का जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो पूरी तरीके से सेपरेट है, पूरी तरीके से अलग है। ठीक है, लास्ट पॉइंट तक आ चुके हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या है। भारत के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इट इज नॉट सो पावरफुल, बट इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इट इज टोटली पावरफुल। मतलब इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट तय करती है, पार्लियामेंट ने अगर एक लॉ बनाया, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ ब्रिटेन और नॉट, इट विल प्रिवेल। ठीक है, इसी चीज को कहते हैं
प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कानून में जो लिखा गया है वो सही है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, ये इंग्लैंड का बात है, इंग्लैंड। वेयरएज अगर हम भारत की बात करें, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। पार्लियामेंट लेजिस्लेट, लेजिस्लेट का मतलब मेक्स लॉ, बट इफ इट इज इनकॉन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में बताया गया है, देन दैट लॉ विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। और ये कौन डिक्लेयर करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा। ठीक है, सो इसका मतलब भारत का जो पार्लियामेंट है इट इज नॉट सुप्रीम। ठीक है, उनका काम है लॉ बनाना, बट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट दिया गया है पार्ट 3 में उसको वायलेट करे। अगर वायलेट करती है तो उसे वॉइड माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास है एक इंपॉर्टेंट पावर जिसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। मतलब कोई भी कानून अगर बनता है उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी, और अगर वो पार्ट 3 को वायलेट कर रहा है तो उस लॉ को वॉइड माना जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। हम लोग एंड करते हैं ये वाला वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो मैं तो ही कहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आंसर्स प्रोवाइड करा दूंगा। सो टिल देन बी हैप्पी, गुड बाय।